वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का आज फिर केमिस्ट्री की क्लास में स्वागत है। हम सभी लोग 12th क्लास में जो लेसन पढ़ रहे थे उस लेसन का नाम था पृष्ठ रसायन, या जिसको हम बोलते हैं सरफेस केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बताया था कि सरफेस केमिस्ट्री को हम 3 पार्ट में स्टडी करेंगे। उसमें पहला पार्ट था कैटालिसिस अधिशोषण, जिसको हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन। दूसरे पार्ट का नाम था उत्प्रेरण, जिसको बोलते हैं कैटालिसिस। और तीसरे पार्ट का नाम था कोलाइडल स्टेट, या जिसको बोलते हैं कोलाइडी अवस्था। हमने आपको बताया था कि हमारा ये चैप्टर 3 पार्ट्स में बटा हुआ होगा, और उनमें से हमने पहला पार्ट लगभग पूरा पढ़ लिया है। उसका नाम है उत्प्रेरण। ये पार्ट हम आपको पूरा पढ़ा चुके हैं, केवल इसमें एक टॉपिक मिसिंग है, उसका नाम है जियोलाइट। वो मैं आपको अलग से फ्रेश वीडियो बना करके किसी और दिन दे दूंगा। वो जियोलाइट के अलावा बाकी इस चैप्टर में एक एक चीज़ मैंने आपको पढ़ा दी है, टेस्ट भी ले लिया है, टेस्ट का सोल्यूशन भी बता दिया है। अगर आप लोगों ने अच्छे से वो पार्ट्स देखे होंगे, सही से टेस्ट का सोल्यूशन किया होगा, तो आपका एक भी क्वेश्चन बोर्ड किसी भी एग्जाम में गलत होने वाला नहीं है। इसी तरह से अब हम आते हैं अपने सेकेंड पार्ट पर। सेकेंड पार्ट जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है कोलाइडल स्टेट, या जिसको हम बोलते हैं कोलाइडी अवस्था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। 12th क्लास में इस पार्ट से 2 नंबर का आना कंपलसरी है, आएगा ही आएगा। और ये जनरल केमिस्ट्री में बहुत उपयोगी है। वन डे एग्जामिनेशंस में, छोटे छोटे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जितने भी होते हैं, उन सभी में ये क्वेश्चन बहुत आता है। साथ ही साथ ये आपकी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ टॉपिक है, तो उम्मीद है आप इस टॉपिक को बिल्कुल भी ब्रेक करके नहीं देखेंगे, कंटिन्यूएशन बनाए रखेंगे। आप सोच लेंगे कि रोज का एक वीडियो ही तो देखना है, आप अगर देखेंगे तो आपको ये चीज़ बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी। मैं इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले आपको 2-3-4 एग्जाम्पल बताता हूँ जो आप घरों में देखते हो। देखो, आप सभी लोगों ने दूध, मक्खन, पनीर, टूथपेस्ट, शैम्पू, दवाई, आंखों में डालने वाली हो या पीने वाली हो, ये सब देखी होंगी। ये सभी किसके अंतर्गत हैं? कोलाइड के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? कोलाइड के उदाहरण है। अब आप कहोगे धुआं, ठीक है, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएगा? कोलाइड के अंतर्गत आ जाएगा। तो देखो, हम आपको यहाँ पर कोलाइड के बारे में बताने से पहले मैंने आपको एग्जाम्पल इसलिए बताए क्योंकि आपको एक आइडिया हो जाए कि देखो कितने सारे हम घरों में वस्तुएं यूज करते हैं जो कोलाइड के अंतर्गत है, मगर हम जानते हैं उसके बारे में कुछ भी नहीं है। तो इन सब चीज़ों को आप सीखने वाले हो कि कोलाइड क्या होता है और इसके क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। तो आइए हम सबसे पहले कोलाइड के बारे में बात करें। सबसे पहले एक साइंटिस्ट आते हैं जिसका नाम होता है ग्राहम, लिखा हुआ है थॉमस ग्राहम। ये क्या करते हैं? कई विलयन देखते हैं, कई तरह के विलयन बनाते हैं। देखो, आपको पता होगा विलयन 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। जैसे शक्कर है, उसको हम पानी में घोलेंगे तो शक्कर है विलेय, और जो पानी है वो है विलायक, और जो घुलने के बाद बना वो है विलयन। तो जनरली जो हम विलयन देखते हैं, जैसे शक्कर का विलयन, नमक का विलयन, यूरिया का विलयन, सुक्रोज का विलयन, तो इन विलयनों को हमने सुन रखा है। ऐसे ही विलयन हमें पता नहीं है कि वो किस चीज़ का विलयन है, हमने तो आपको एक ऐसा दे दिया, हाथ में विलयन दे दिया। और ग्राहम ने उसी तरह के कई विलयनों को ऑब्जर्व किया। और ऑब्जर्व कैसे किया उन्होंने? जैसे छन्नी होती है, छन्नी में हम कोई चीज़ डालते हैं तो साफ वाला पार्ट नीचे आ जाता है और कुछ खराब चीज़ें ऊपर रह जाती हैं। देखा होगा आप लोगों ने, चाय घरों में रोज़ बनती है, चाय छानते हो तो पत्ती ऊपर रह जाती है, चाय नीचे आ जाती है। कुछ ऐसा ही काम ग्राहम ने किया, मगर ग्राहम ने छन्नी न लेकर के एक चर्म पत्र लिया, जिसको हम बोलते हैं पार्चमेंट पेपर। पार्चमेंट पेपर लेने के बाद उन्होंने कई सारे विलयन को उसमें से डाला और देखा कि अगर हमने शक्कर का विलयन डाला तो वो आर पार निकल गया, नमक का विलयन डाला तो वो आर पार निकल गया, यूरिया का विलयन डाला आर पार निकल गया, सुक्रोज का विलयन डाला आर पार निकल गया। मगर कुछ ऐसे विलयन थे जो हमने चर्म पत्र या जो हमने पार्चमेंट पेपर में डाला तो वो पूरा का पूरा विलयन आर पार नहीं निकल पाया, उसके कुछ एक कण ऊपर रह गए और बाकी पार्ट नीचे आ गया। तो इसका मतलब कुछ विलयन तो ऐसे थे जो चर्म पत्र से विसरित हो गए, आर पार निकल गए, और कुछ विलयन ऐसे भी थे जो चर्म पत्र से विसरित नहीं हो पाए।
तो उन्होंने, थॉमस ग्राहम ने चर्म पत्र से या पार्चमेंट पेपर से विसरण के आधार पर, ध्यान से समझिएगा, थॉमस ग्राहम ने क्या किया, चर्म पत्र से विसरण के आधार पर, विसरण के आधार पर दो तरह के पदार्थ बनाए, मतलब उनको दो भागों में बांट दिया। उन्होंने कहा कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनका विलयन चर्म पत्र से आर पार निकल जाता है, विसरित हो जाता है। तो उन्होंने कह दिया कि ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाव बोलेंगे। और क्रिस्टलाव का उदाहरण क्या है, आपको अभी बताया, नमक का विलयन मतलब NaCl है, ग्लूकोज है, उसके बाद यूरिया है, सुक्रोज है। ये सभी पदार्थ ऐसे हैं जिनका अगर हम विलयन तैयार करें और उनको पार्चमेंट पेपर से गुजारें तो वो आर पार निकल जाते हैं, इसलिए ये क्रिस्टलाव का नाम उन्होंने दे दिया। बोर्ड में पूछा जाता है क्रिस्टलाव क्या होते हैं, तो आप बोलोगे थॉमस ग्राहम ने पार्चमेंट पेपर से विसरण के आधार पर पदार्थों को दो भागों में वर्गीकृत किया। वे पदार्थ जिनके विलयन पार्चमेंट पत्र से आर पार निकल जाते हैं उन्हें क्रिस्टलाव नाम दिया गया। उदाहरण के लिए नमक, शक्कर, ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया, इन सभी के विलयन पार्चमेंट पत्र से आर पार निकल जाते हैं, अतः ये सभी क्रिस्टलाव हैं। तो दूसरी ओर उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जिनका विलयन तैयार करने के बाद अगर हम उसको फिल्टर पेपर से आर पार गुजारते हैं तो वो फिल्टर पेपर के आर पार नहीं गुजर पाते और उनको हम बोलते हैं कोलाइड। इसके उदाहरण उन्होंने दिया, गोंद, आपने देखा होगा, गोंद है, एल्बुमिन है, जिलेटिन है। ये वो पदार्थ होते हैं जो फिल्टर पेपर से, यहां लिख दे रहा हूं मैं, एल्बुमिन है, यहां लिख दे रहा हूं, जिलेटिन है। ये वो पदार्थ हैं जो फिल्टर पेपर के आर पार नहीं निकल पाते और इनको उन्होंने क्या नाम दिया, कोलाइड नाम दिया। चलो बढ़िया है, बढ़िया। उन्होंने दो भाग बांट दिए कि हमारे क्रिस्टलाव क्या है और कोलाइड क्या है। बाद में देखो आगे अध्ययन से जब हम लोगों ने आगे स्टडीज करी तो हमने क्या देखा कि ऐसा नहीं होता है कि कोई पदार्थ का विलयन पार्चमेंट पेपर के आर पार निकल जा रहा है तो वो हमेशा आर पार निकलेगा, ऐसा नहीं होता है। कहोगे कैसे नहीं होता, समझ नहीं पाए सर। आप इसको ऐसे समझो, जैसे हमारे पास नमक है, NaCl है, हमने उसको पानी में घोल दिया, जल में घोल दिया, अब देखो नमक का विलयन तैयार हो गया। अब हम नमक के विलयन को पार्चमेंट पत्र से गुजारेंगे, विसरित करेंगे तो आर पार निकल जाएगा। अब वहीं हमने नमक को एक दूसरे विलायक में घोल दिया, उस विलायक का नाम है बेंजीन। नमक को हमने दूसरे विलायक में घोल दिया जिसका नाम है बेंजीन, और हमने बेंजीन में घोलने के बाद उसको जब हमने पार्चमेंट पत्र से गुजारा तो हमने देखा कि वो आर पार विसरित सही तरह से नहीं हो पा रहा है। तो इसका मतलब है तो वो पदार्थ नमक ही, मगर जब वो जल में है तो वो आर पार विसरित हो रहा है, मगर जब वो बेंजीन में है तो वो आर पार विसरित नहीं हो रहा है। इसका मतलब जब वो आर पार विसरित हो रहा है तो हमें नमक को कोलाइड कहना, सॉरी क्रिस्टलाव कहना चाहिए, और जब वो आर पार विसरित नहीं हो रहा है तो फिर हमें उसको कोलाइड कहना चाहिए। इसी तरह से हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, सोडियम लॉरिएट, लिखा हुआ है सोडियम ओलिएट, सॉरी सोडियम ओलिएट जो होता है एक ये पदार्थ भी है, अगर हम इसको जल में बनाएं, जल में घोल दें तो ये पार्चमेंट पत्र के आर पार निकल जाएगा, मगर जब हम उसको अल्कोहल में घोलेंगे इसको तो वो पार्चमेंट पत्र के आर पार नहीं निकल पाएगा। तो इस बिहाफ पर हमने ये निर्णय निकाला या ये डिसीजन लिया कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये पदार्थ है और ये पदार्थ पार्चमेंट पत्र के आर पार निकल जाएगा, ये इस पदार्थ का विलयन पार्चमेंट पेपर के आर पार निकल जाएगा या विसरित हो जाएगा। हम देखते हैं कि कुछ पदार्थ किसी एक विलायक में तो क्रिस्टलाव का काम करने लगते हैं, मगर दूसरे विलायक में वो कोलाइड का काम करने लगते हैं। इसका मतलब कोई पदार्थ है उसकी अलग अलग विलायकों में अलग अलग अवस्थाएं हो सकती हैं, और जो अवस्था पार्चमेंट पेपर के आर पार निकल जाती है उस अवस्था को हम बोलते हैं क्रिस्टलाव अवस्था, और इस तरह के बने हुए विलयन को हम बोलते हैं वास्तविक विलयन। तो नमक का विलयन है, शक्कर का विलयन है, सुक्रोज का विलयन है, यूरिया का विलयन है, ये सभी वास्तविक विलयन है, ट्रू सॉल्यूशन है। और
ऐसे विलयन जो पार्चमेंट पत्र के आर पार नहीं निकल रहे हैं, तो उनको हमने कह दिया कि ये क्या हो जाते हैं, कोलाइड हो जाते हैं। मगर एक ही पदार्थ कोलाइड भी बना सकता है, एक ही पदार्थ क्रिस्टलाभ भी बना सकता है। इसका मतलब पदार्थ कोलाइड बनाए या क्रिस्टलाभ बनाए, ये किस बात पर निर्भर करता है? ये निर्भर करता है कि हमारा विलायक कौन सा है। और इस तरह से हम कहते हैं कि पदार्थ विलायक बदलने पर अपनी अवस्थाएं बदलता है। इसलिए हम इस चैप्टर में कोलाइडी पदार्थ नहीं यूज करेंगे, हम कोलाइडी अवस्था यूज करेंगे, कोलाइडल स्टेट को यूज करेंगे। देखो यहां पर समरी लिखी हुई है, थोड़ा समझिएगा। थॉमस ग्राहम ने चर्म पत्र से विसरण के आधार पर दो भागों में बांटा, क्रिस्टलाभ जो पार्चमेंट पत्र के आर पार विसरित हो जाए, कोलाइड जो आर पार विसरित नहीं होते हैं, उसको हम लोगों ने बोला कोलाइड। उसके बाद हमने देखा बहुत से पदार्थ एक विलायक में क्रिस्टलाभ और दूसरे विलायक में कोलाइड के गुण व्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए नमक है, वो जल में तो क्या बनाता है, क्रिस्टलाभ का निर्माण करता है, और जब वो बेंजीन में बनाता है तो बेंजीन में वो कोलाइड का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? कोलाइडी अवस्था का निर्माण करता है। इसी तरह से सोडियम ऑलिएट, ये जल में क्या बनाता है? ये जल में बनाता है क्रिस्टलाभ, और जब वो एल्कोहल में बनाता है या इसको एल्कोहल में घोलते हैं तो ये बनाता है कोलाइडल स्टेट, कोलाइडल अवस्था को बनाता है। तो हमने देखा कि कोई पदार्थ क्रिस्टलाभ भी बना सकता है, कोलाइड भी बना सकता है। परिस्थिति के आधार पर एक ही पदार्थ क्रिस्टलाभ तथा कोलाइड हो सकते हैं। परिस्थिति बदल रहे हैं, कभी जल ले रहे हैं तो कभी बेंजीन ले रहे हैं। इस तरह से हमने देखा कि ये वर्गीकरण कि पार्चमेंट पेपर के आर पार निकलना और बांट देना, उसको वर्गीकृत कर देना, ये वर्गीकरण सही नहीं है। क्योंकि देखो कभी जल में बनाएंगे तो वो कहेगा क्रिस्टलाभ, लड़ाई होने लगेगी। कोई बनाएगा बेंजीन में तो वो कहेगा नहीं ये कोलाइड है, नमक तो कोलाइड है, NaCl तो कोलाइड है, तो लड़ाई होने लगेगी। तो इससे बचने के लिए ये वाला वर्गीकरण हम इग्नोर कर देते हैं। पूछा जाता है पेपर में, वो अलग बात है, मगर हम आगे एडवांस चीज की तरफ बढ़ रहे हैं कि इस तरह के वर्गीकरण को हम इग्नोर कर देते हैं। कारण क्या है? इससे हम सही नतीजे पर नहीं पहुंचते हैं। तो हम क्या करते हैं, अब हम एक नया वर्गीकरण लेते हैं। वो वर्गीकरण ये है, जब हम पदार्थ को किसी विलायक में घोलते हैं तो वो घुलता है, तो वो जो पदार्थ है, जो विलेय है, उसके जो कण होते हैं, उनके कणों के आकार, ध्यान से समझना, विलेय के कण, सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं। देखो दो शब्द हमने आपको बार बार बोल रहे हैं हम, एक होता है विलेय जिसको बोलते हैं सॉल्यूट, और दूसरा होता है विलायक जिसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब मिलाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? विलयन मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। तो जो विलेय है वो शक्कर है, विलायक है वो जल है। तो शक्कर को जब हम पानी में मिलाएंगे तो जो शक्कर है वो घुल जाएगी, उसके जो कण है वो बहुत छोटे छोटे हैं। अब हमने आपको शक्कर का विलयन आपको दे दिया और आपसे कहा कि इस विलयन को देखो और बताओ शक्कर कहाँ पर है, कहाँ तक घूम रही है। तो आप उसको देखोगे, आपको दिखेगा नहीं। आप उठा के माइक्रोस्कोप लाओगे, माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको दिखेगा नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब विलेय के कण बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, इवन इतने छोटे होते हैं कि वो नेकेड आइज तो छोड़ो, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से भी अगर वो दिखाई नहीं देते हैं, तो ऐसे विलयनों को हम बोलते हैं वास्तविक विलयन, ट्रू सॉल्यूशन। और वास्तविक विलयन में जो कण होते हैं उनका जो साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। ठीक है, जो वास्तविक विलयन है, वास्तविक विलयन का मतलब हमने आपको बताया, जो शक्कर का विलयन है उसको बोल रहे हैं वास्तविक विलयन। इसमें जो साइज है, किसका साइज है? जो सॉल्यूट के पार्टिकल है, विलेय के जो कण है, शक्कर के जो कण है, उनका जो साइज होता है इट इज लेस देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। या फिर हम इसको बोलते हैं कि इसका जो साइज है वो 10 एंगस्ट्रॉम से भी कम होता है। या फिर इसको बोलते हैं इसका जो साइज होता है वो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर से भी कम होता है। ध्यान से समझिएगा, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर से भी कम होता है। सॉरी, -8 कह रहा हूं, -7 सेंटीमीटर, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से भी कम होता है। किसी भी यूनिट में ले सकते हो आप, कोई भी एक यूनिट एटलीस्ट याद कर लीजिए। देखो अभी हम जस्ट बात कर रहे थे, हमने आपको बताया था कि साइज के आधार पर हम उसको 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, साइज के आधार पर हम 3 भागों में बांटते हैं। पहले हम तीनों के नाम समझ लेते हैं। पहला होता है वास्तविक विलयन,
दूसरा होता है निलंबन। पहले इन दोनों को समझते हैं, फिर तीसरा नाम तो अपने आप समझ में आ ही रहा होगा, उसको हम बोलते हैं कोलाइड। देखो, वास्तविक विलयन का मतलब है साइज के आधार पर बात कर रहे हैं। तो अगर साइज हमारा जो है कणों का साइज या विलेय के कणों का आकार जो है वो 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। कितना होता है? 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। या इसी को लिख सकते हैं, जो साइज होता है वो 10 एंगस्ट्रॉम से छोटा होता है। या फिर इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं कि जो साइज होता है वो 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से छोटा होता है। कोई भी यूनिट यूज कर सकते हो, आपके एनसीईआरटी में 1 नैनोमीटर लिखा हुआ है, इसी पर हम फोकस करेंगे। तो अगर हम बोलें कि हमारा विलयन ऐसा है जिसमें विलेय के जो कण हैं उसका जो आकार है वो 1 नैनोमीटर से भी छोटा है, तो ऐसे विलयन को हम बोलेंगे वास्तविक विलयन। वास्तविक विलयन के 3 गुण और होते हैं, उसको आप ध्यान से समझिए। सबसे पहली चीज ये होता है समांगी, जिसको हम बोलते हैं होमोजीनियस। ये होता है होमोजीनियस। होमोजीनियस समांगी का मतलब आप जानते हो, सभी जगह वितरण एक जैसा है। आपको सभी जगह वितरण एक जैसा है, इसको कैसे समझेंगे? आपको देखो, आप जैसे हमने आपसे बोला शरबत बनाओ, तो आप 1 गिलास शरबत बना करके पीते हो, तो जो पहला सिप होता है उसका टेस्ट और जो बीच का सिप होता है उसका टेस्ट और आखिरी का सिप होता है उसका टेस्ट कैसा होता है? एक जैसा। इसका मतलब शक्कर पूरे के पूरे विलयन में कैसी है? होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक समान वितरित है। चाहे पहला घूंट पियो, चाहे दूसरा या फिर तीसरा, सभी जगह टेस्ट आपको कैसा लगेगा? एक जैसा लगेगा। ऐसा अगर विषमांगी होता तो पहला घूंट में ज्यादा शक्कर आ जाती, दूसरे घूंट में कहते हैं यार इसमें शक्कर ही नहीं डली है, और तीसरे घूंट में कहते हैं कि शक्कर एवरेज है। इसका मतलब ये हुआ कि समांगी तौर पर होता है। तो हमारे जो वास्तविक विलयन है वो कैसे होते हैं? समांगी होते हैं, साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, और ये पार्चमेंट पत्र से आर पार निकल जाते हैं, और साथ ही साथ फिल्टर पेपर से भी आर पार निकल जाते हैं। दोनों चीजों से आर पार निकल जाते हैं। पार्चमेंट पत्र से भी आर पार निकल जाते हैं और फिल्टर पेपर से भी ये आर पार निकल जाते हैं। अगर हम बात करें इसकी दृश्यता की, तो ये आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, और अल्ट्रा माइक्रोस्कोप या जिसको हम बोलते हैं अति सूक्ष्मदर्शी, इससे भी ये दिखाई नहीं देते हैं। आप चेक कर लेना, शक्कर के विलयन को ऐसे रखना अपने सामने और देखना कि हम शक्कर के कण को क्या देख पा रहे हैं, तो आप नहीं देख पाओगे। इवन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से भी आप इसको नहीं देख पाते हो। तो ये तो किसके गुण हो गए? वास्तविक विलयन के। अब हम बात करते हैं निलंबन के लिए सबसे पहले आप एक काम करो, तालाब या नदी का थोड़ा सा गंदा पानी अपने गिलास में या कांच के बीकर में आप भर करके देखो दूर से, तो आप देखोगे उसमें जो कण हैं वो आपको साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। मतलब वो आपको नेकेड आइज से ही दिखाई दे रहे हैं। मतलब आपको आंखों से जो कण है वो आपको आंखों की सहायता से दिखाई पड़ रहे हैं। तो इनका जो आकार है वो 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है। 1000 नैनोमीटर एनसीईआरटी से लिया हूं। या फिर इसको लिख सकते हो कि जो साइज होता है वो 10,000 एंगस्ट्रॉम से बड़ा होता है। मतलब ऐसा विलयन जिसमें कणों का आकार 10,000 नैनोमीटर से बड़ा हो, जिनमें विलेय के कणों को नेकेड आइज से देखा जा सके, पार्चमेंट पत्र से और फिल्टर पेपर से ये विसरित नहीं होते हैं, दोनों ही विसरित नहीं होते हैं। और चूंकि कण दिखाई दे रहे हैं इसलिए समांगी तो हो ही नहीं सकता। ये कैसी प्रकृति के होते हैं? विषमांगी प्रकृति के होते हैं। तो उनको हम क्या बोलते हैं? निलंबन कहते हैं। समझ में आ गया होगा। अब इन दोनों की बीच की एक स्टेज है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोलाइड। तो देखो हम कोलाइड को और देख लेते हैं। अब हम यहां पर तीसरा लिख रहे हैं कोलाइड। सेम चीज है, सेम पैटर्न है, सेम चीजों पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। हम बोल रहे हैं कोलाइड। देखो ये हमारे पास कोलाइड है, इसको आप ऐसे समझो। कोलाइड होते हैं, सबसे पहले याद रखिएगा कैसी प्रकृति के होते हैं? विषमांगी प्रकृति के होते हैं। विषमांगी प्रकृति के क्यों होते हैं? क्योंकि इनको हम नेकेड आइज से तो नहीं देख पाते हैं, मगर अति सूक्ष्मदर्शी या जिसको हम बोलते हैं अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से इसको देख सकते हैं। ये पार्चमेंट और फिल्टर पेपर से विसरित नहीं हो पाते हैं, और इनका जो साइज है वो 1 नैनोमीटर से तो बड़ा होता है और 1000 नैनोमीटर से छोटा होता है।
ये कोलाइड के कुछ एक गुण हैं। कोलाइड के तो बहुत गुण हैं, अभी हम बहुत सारे गुण इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, मगर केवल हम आपको इतना बताना चाह रहे हैं कि सबसे पहले ग्राहम आते हैं और वो कहते हैं कि हम केवल पदार्थ लें, उसके विलयन बनाएं और उसको पार्चमेंट पत्र से गुजारें, तो जो गुजर जाएंगे उसको हम बोलेंगे कि ये क्रिस्टलाभ हैं और जो नहीं गुजरेंगे उसको हम बोलेंगे कोलाइड। मगर ये बात उन्होंने गलत कही, क्योंकि कई ऐसे पदार्थ हैं जिनके विलयन कभी कभी ऐसे होते हैं कि वो पार्चमेंट पत्र से गुजर जाते हैं, कभी कभी ऐसे होते हैं कि नहीं गुजर पाते हैं। इसका मतलब हमें पार्चमेंट पत्र के आधार पर, विसरण के आधार पर, पार्चमेंट पत्र से विसरण के आधार पर हम पदार्थों को दो भागों में बांट दें, ये चीज़ सही नहीं है। हमें अपने क्राइटेरिया को बदलना पड़ेगा, और जब हम उस क्राइटेरिया को बदलते हैं तो हमारे पास एक नया क्राइटेरिया आता है, उसका नाम होता है साइज। जो विलेय के कणों का जो आकार है उसके आधार पर हम उसको 3 भागों में बांटते हैं। अगर कणों का आकार 1 नैनोमीटर से छोटा है, जो नेकेड आइज से और अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से नहीं दिख रहा है, जो समांगी प्रकृति का है, और जो पार्चमेंट और फिल्टर पेपर से आर पार विस्तृत हो जा रहा है, उसको हम बोलते हैं वास्तविक विलयन। जब कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से बड़ा है, जो पार्चमेंट और फिल्टर पेपर से विस्तृत नहीं हो पा रहा है, विषमांगी प्रकृति का है और ना तो नेकेड आइज से ही दिख जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, निलंबन। और इन दोनों के बीच की एक स्टेज होती है जब साइज 1 नैनोमीटर से बड़ा है, 1000 नैनोमीटर से छोटा है, पार्चमेंट पेपर और फिल्टर पेपर के आर पार विस्तृत नहीं हो पा रहा है, नेकेड आइज से तो नहीं दिख रहा है मगर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से दिख जा रहा है, और साथ ही विषमांगी प्रकृति का है, तो उसको हम लोगों ने कह दिया कोलाइड। कोलाइड के उदाहरण कौन से हैं, तो आप अभी थोड़ा सा याद करिए, हम आगे सिखाते हैं। सल्फर सॉल, गोल्ड सॉल, फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट, आर्सेनिक सल्फाइड सॉल। ध्यान से समझिएगा, हमने क्या क्या नाम लिया, सल्फर सॉल, सल्फर सॉल। अब ये सॉल क्या चीज़ हम सिखाएंगे, सल्फर सॉल, गोल्ड सॉल, ठीक है, सल्फर सॉल, गोल्ड सॉल, फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल, फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल, गोंद, एल्बुमिन, जिलेटिन, आर्सेनिक सल्फाइड सॉल, आर्सेनिक सल्फाइड। सूत्र क्या होता है, सूत्र आता है, नहीं आता होगा, नहीं आता है तो सूत्र बनाने वाला वीडियो देख लीजिएगा, AS2S3, इसको बोलते हैं आर्सेनिक सल्फाइड सॉल। ये जितने भी मैंने एग्जाम्पल लिए हैं, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, कोलाइड के एग्जाम्पल हैं। अब ये एग्जाम्पल क्या है, इनका क्या महत्व है, हम आगे सिखा रहे हैं आपको, ठीक है। बट अभी हमारा डिस्कशन था कि कोलाइड होते क्या हैं, तो हमने इस तरह का वर्गीकरण करके देखा। आपको कोलाइड का वर्गीकरण एटलीस्ट समझ में आ गया होगा। अब हम इसके आगे बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद है आपको इतना वीडियो समझ में आया होगा। अपने दोस्तों तक भेजिए, लाइक कमेंट कीजिए, जिससे मोटिवेशन मिलता है, और उम्मीद है आप सभी लोग ऐसा ज़रूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।